नहीं तो एक ज़माना था, ज़माने की दूर की बात नहीं करो, कुछ चंद साल पहले गवर्नमेंट स्कूल्स का रिजल्ट्स आपको पता है, दिल्ली के जो आते थे वहाँ से CBSE रिजल्ट्स, ब्लैंक पेपर्स देखे हैं टीचर्स ने, ब्लैंक पेपर्स। दूसरा मैं 4 C's की बात कर रहा था, वो जो 21st सेंचुरी स्किल्स है, जो हमको क्लास में इम्प्लीमेंट करना है। और एक मैं बोलता हूँ कि कोई स्कूल विदाउट स्पोर्ट्स कल्चर कभी तरक्की नहीं कर सकता है। माँ बाप बीच में मतलब इस तरीके से ना उसको रोके ताकि वो ही लूज इंटरेस्ट इन एजुकेशन, स्टडीज में वो लूज करता है। नहीं तुम डॉक्टर ही बनना है, तुम इंजीनियर ही बनना है, ये एजुकेशन के लिए सही नहीं है। कि एक साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से ज्यादातर स्क्रीन टाइम बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट, लैंग्वेज स्किल्स, अटेंशन स्पैन को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। देखिए हम लोग इस वक्त एक विशियस सर्कल में फंसे हुए हैं। वी आर इन डिजिटल वर्ल्ड, क्योंकि इसमें सिर्फ बच्चे इन्वॉल्व नहीं है, आप भी इन्वॉल्व है, मैं भी इन्वॉल्व हूँ। इंडिया विल कैच अप सून। इंडिया में इतना पोटेंशियल है, टीचर्स जो यहाँ पर अवेलेबल है, जो स्किल टीचर्स है, जो ट्रेन टीचर्स है, क्वालिफिकेशन वाइज यहाँ कैसे टीचर्स आप, मैं 3 बार इंडिया आया, भाई से मैं चेन्नई गया, हैदराबाद आया, मैं केरला गया, बेंगलोर गया टीचर्स रिक्रूट करने के लिए, ना कि हमारे स्कूल के लिए। सारे स्कूल्स यहाँ से आके टीचर्स रिक्रूट करते हैं। तो आई थिंक वी आर नॉट मेकिंग फुल यूज ऑफ दैट क्वालिफिकेशन। तो वी हैव एवरीथिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कौन सी चीज हम नहीं बना सकते बताइए आप। सो इंडिया विल सून कैच अप। ऐसा नहीं है कि इंडिया नहीं है, इंडिया में उतना पोटेंशियल है, दे विल कैच अप सून। मैं हैदर अली हाशमी और आप देख रहे हैं मीम टीवी का खास प्रोग्राम हैदर के साथ हैदराबाद, जहां हम बात करते हैं हैदराबाद के उन लोगों से जो शहर का नाम रोशन कर रहे हैं एजुकेशन, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री और सोसाइटी के हर पहलू पर। आज हम एक ऐसे ही शख्सियत के साथ बैठकर बात कर रहे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल एजुकेशन का असली तजुर्बा हासिल किया है। UAE के स्कूल्स में 18 साल तक प्रिंसिपल रहे, 30+ नेशनलिटीज के स्टूडेंट्स को एजुकेट किया और दुबई स्कूल इंस्पेक्शन ब्यूरो का भी हिस्सा बने रहे। बल्कि सिर्फ दुबई नहीं, हैदराबाद के भी कई स्कूल्स को अपलिफ्ट करने में अपना रोल अदा किया है। आपका नाम है तजम्मुल अली मिर्जा, एक सीनियर एजुकेशनिस्ट। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे फॉरेन और इंडिया के स्कूल सिस्टम्स का फर्क, डिसिप्लिन और बिहेवियर इश्यूज, ज्यादा स्क्रीन टाइम और बच्चों के एकेडमिक्स पर असर, कैरियर कंफ्यूजन, लर्निंग गैप्स और हैदराबाद के स्कूल रिफॉर्म्स। तो अगर आप एक पेरेंट, स्टूडेंट या एजुकेटर है तो ये एपिसोड आपके लिए आई ओपनर बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम तजम्मुल साहब। वालेकुम सलाम। सर आपने 18 साल तक जो है सो दुबई में प्रिंसिपल के तौर पर सर्व किया और 30 इयर्स वहाँ पे स्पेंड किए सिर्फ एजुकेशन सिस्टम वहाँ का समझने में और वहाँ के सिस्टम का हिस्सा बनने में। तो आपको इंडिया में और दुबई में और फॉरेन कंट्रीज में सबसे बड़ा फ़र्क क्या दिखता है इन दोनों के एजुकेशन सिस्टम में? देखिए एजुकेशन जो है दोनों जगह का, दुबई हो या UAE हो या इंडिया का हो, उनके इंटेंट्स तो सही है। इंडिया तो काफ़ी एक पुरानी कंट्री है और उसका एजुकेशन तो एकदम हाई स्टैंडर्ड्स का है। बट जिस तरीके से अब दुबई जो लास्ट 15-20 ईयर्स से एग्रेसिवली जो आगे बढ़ रहा है वो तारीफ़ काबिल है। क्योंकि इस तरीके से आप देखे होंगे कि 2007-2008 में उन्होंने सारे स्कूल्स, अभी उनके पास 150 स्कूल्स है, तो उन्होंने सारे स्कूल्स में एक सिस्टम बनाया है जो इंस्पेक्शन फ्रेमवर्क जिसको स्कूल्स में दिया है, एंड दे वांट ऑल द स्कूल्स टू फॉल इन लाइन। तो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट इन व्हाट वी आर फॉलोइंग हियर इन इंडिया। तो वो 207 से जो इंस्पेक्शन शुरू हुआ है और जो फ्रेमवर्क दिया है, उसके फ्रेमवर्क के साथ उन्होंने पैरामीटर्स दिए हैं स्कूल्स क्वालिटी के लिए। 6 पैरामीटर्स है, वो 6 पैरामीटर्स से स्कूल को लोग जज करते हैं, ना कि वो जज करते हैं बल्कि वो उनको ग्रेड करते हैं और उनके जो फाइंडिंग्स होते हैं वो पब्लिश होते हैं, ताकि ना कि पब्लिश होते हैं पेरेंट्स को मालूम होता है, स्टूडेंट्स को मालूम होता है, और आप चाहे तो यहाँ बैठ के आप मालूम कर सकते हैं कि कौन सा स्कूल का क्या स्टैंडर्ड है।
उनके स्ट्रेंथ्स क्या है, उनके शॉर्टकमिंग्स क्या है, उनके अगेंस्ट क्या रिकमेंडेशंस दुबई स्कूल इंस्पेक्शन ब्यूरो ने दिया है। तो एक ओपन है ताकि पेरेंट्स को बहुत क्लियर पिक्चर मिले स्कूल सिस्टम का। फिर 2014 में दुबई गवर्नमेंट ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है, वो अंडर द गवर्नमेंट बैनर, तो उसको वो लोग बताए कि दुबई गवर्नमेंट पैनल, और इससे उन्होंने एक कोशिश की है और दे वांटेड टू मेक दुबई वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्कूल्स इन द ग्लोबल मैप। और 2004 में 2 बेस एग्जाम्स यानी असेसमेंट एग्जाम उन्होंने फिक्स किए थे, उसको बोलते हैं PISA, PISA, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट, और दूसरा है वो TIMSS, TIMSS, ट्रेंड्स इन मैथ्स साइंस स्टडी। तो इसको बेस बना के उन्होंने चाहा कि दुबई के सारे स्कूल्स वहाँ के जो परफॉर्म कर रहे हैं, दे शुड बी अमंग बेस्ट 20 परफॉर्मिंग स्कूल्स इन द वर्ल्ड। तो PISA जो है उसमें दे वांटेड इट टू बी लेस देन 20, TIMSS को दे वांटेड इट टू बी लेस देन 15। सो ये देखिए उन्होंने एक बेंचमार्क क्रिएट किया है। वो बेंचमार्क करके उन्होंने सारे स्कूल्स को एक टारगेट दिया है कि विद इन दिस ईयर्स, लाइक फ्रॉम 14 उनका था टारगेट ईयर था 2021, फिर वो कोविड आया, तो अब 2025 में 23 में उन्होंने वो अचीव किया है। अभी दुबई इज नाउ अमंग द बेस्ट परफॉर्मिंग स्कूल्स इन द वर्ल्ड। PISA में तो 17 पे आ गया है, और इसमें TIMSS में दे आर ऑन 14। सो ये जो सिस्टम उन्होंने किया है और बड़ी एग्रेसिवली करते हैं वहाँ पर। एंड दिस इंस्पेक्शन जो होते हैं स्कूल्स में, इट्स नॉट जस्ट फॉर वन पर्टिकुलर स्कूल, और सारे स्कूल्स दे कम अंडर दैट अम्ब्रेला इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द करिकुलम। तो द करिकुलम्स जो होते हैं वहाँ पर 17 करिकुलास हैं वहाँ पर, तो ये सारे करिकुलम्स के लिए वही पैरामीटर है। सारे स्कूल्स चाहे वो फी स्ट्रक्चर कुछ भी कोई भी इनका फी स्ट्रक्चर हो, बट दे हैव टू फॉलो द सेम पैरामीटर्स, जिससे दुबई इंस्पेक्शन उनको टेस्ट करता है। और दिस इज एवरी ईयर विदाउट फेल। तो स्कूल्स को एक टारगेट मिलता है और उनको मालूम होता है कि हाउ वी आर गोइंग टू बी जज्ड। तो दिस इज अ बिग प्रेशर ऑन द स्कूल्स, एंड they come up, they are now doing a good job, and they have come up to the standards. So this really helped the Dubai education system. Definitely. This has to be implemented here in India. I will definitely, I mean, if you ask me, I would say yes. But the big question is, because India is not as small as UAE or Dubai. Yes, sure. उनके लिए कुछ सिस्टम्स बनाना पड़ेगा, उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें बनाना पड़ेगा। जस्ट मिसाल के तौर पर हैदराबाद है। अब हैदराबाद में आप देखिए कितने स्कूल्स हैं, आप उनको या जोन में डिवाइड करिएगा या स्ट्रेंथ्स पे डिवाइड करिएगा, तभी जब तक के स्कूल्स की परफॉर्मेंस को मॉनिटर नहीं करेंगे, हमको स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन स्कूल्स नहीं मालूम होगा। अभी जैसा मैं बताया कि दुबई में इफ यू गो बैक एंड ओपन द रिपोर्ट्स ऑफ दुबई स्कूल इंस्पेक्शन ब्यूरो, यू कैन फाइंड आउट which other schools are doing better or which other school, वहाँ पर भी उन्होंने grading दिया है। So sir, according to you, what are those parameters to judge one school? Yes, there are actually 6 parameters. Okay. The first parameter is achievements. Okay. Achievements में students का achievement में performance आता है, पहला जो आता है कि where they stand today, and the next part is 1.2, where they are going to be. The next comes is students' personal development, personal social development. देखिए उन्होंने किस पे अहमियत दे रहे हैं कि स्टूडेंट्स होलिस्टिक उन्होंने एजुकेशन को बनाया है। वो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस, उनके पर्सनालिटी और उनके सोशल डेवलपमेंट और उनके देयर इनोवेशन, उस पर जोर दिया है। So they don't just want academics, but they have included this as well. Okay. So ये बहुत important है। तीसरा आता है teaching and learning, teaching for effective learning, ये important है। तो teaching for effective learning and assessments. Okay. So क्या assessments school follow कर रहा है, कैसे कर रहा है? जैसा सबमिटिव है, आप दूसरे किस्म के जो टेस्ट आप कंडक्ट करते हैं क्लास में, फॉर्मेटिव है, या एक्सटर्नल एग्जाम्स कर रहे हैं आप, तो उसके रिकॉर्ड्स वो चेक करते हैं कि हाउ यू आर जजिंग द स्टूडेंट्स।
whether they are the figures are authentic or not. आप ये चीज आप देखिए यहाँ पर आप you cannot make out. जब तक बच्चा 10 तक नहीं पहुंचता है वहां आप तक मालूम नहीं होता है. हाँ, ऐसे स्कूल जरूर है यहाँ पर, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सारे स्कूल्स. some schools which are really very good, they're following this, but it is all internal. They don't publish the results, nor nobody knows it. Only maybe I'm not sure about it, but the parents, उनको अगर if they share this results, तो ये तो results, I'm not talking about progress report card, but how they can compare with outside schools. तो ये एक चीज हो गई. थर्ड इज करिकुलम एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द करिकुलम. वहां पर जैसा स्कूल्स में हम यहाँ पर करिकुलम बनाते हैं, ये एक आपकी व्हाट आर द थिंग्स व्हिच इज कमिंग अंडर योर स्कूल. करिकुलम ऐसी चीज है, एनीथिंग इज टॉट और एनीथिंग इज डन इन द स्कूल कम्स अंडर curriculum, whether it's extra curricular activity or co-curricular activity. So academic, तो आप curriculum को कैसा adapt कर रहे हैं हालात के हिसाब से. कोई changes आ रहे हैं तो उसमें आप whether you are including that in the curriculum or not. So this is also a very important aspect. So curriculum adaptation and modification. तो उसको ऐसा नहीं है कि आप एक बार कोई चीज बना दी उसको आप मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं. और करिकुलम जो होता है कोई भी स्टेट का, अब यहाँ का भी हो या दुबई का भी हो, देयर इज नो सच प्रिस्क्राइब कोर्स एज सच. दिस इज क्वाइट ओपन. जब स्टूडेंट्स दे कम टू देन दे रीच अ सर्टेन लेवल, सेकेंडरी लेवल में आते हैं, सो दे फॉलो और द व्हाटएवर दे आर एफिलिएटेड टू, whether they are IGCA, whether IGCSE है या ICSE है या IB है या स्टेट बोर्ड से CBSE है. तो ये आपको फॉलो करना पड़ता आफ्टर योर स्टूडेंट्स रीच a grade like 8th or maybe 7th. But before that, how you are preparing your students? वो क्वेश्चन आता है. How are you preparing your students so that when they reach that stage of class 8 or 9, they are ready to take the exams. You have prepared them in that way. तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है. तो करिकुलम आ गया. उसके बाद जो फोर्थ चीज आती है वो है प्रोटेक्शन, सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट्स. फिर देखिए ये इस पे जोर कहाँ पर है. स्टूडेंट्स की वेलबींग पे है, उनके प्रोटेक्शन पे है. ये इंपॉर्टेंस उन्होंने दिया है. उसके बाद है मैनेजमेंट एंड लीडरशिप. फिफ्थ पॉइंट मैनेजमेंट एंड लीडरशिप. ये मैनेजमेंट है, उसके बाद लीडरशिप है. देखिए इस पे भी काफी जोर देते हैं कि हाउ मच the school management is involved in the school activities. How they are holding the school leadership responsible for the performance of the school. I mean for the teachers, whether the school principal or so. ये एक important चीज है कि leadership इसको यानी मैनेजमेंट के साथ होना चाहिए. और लीडरशिप में आपके जो डिफरेंट लीडर्स है स्कूल में काफ़ी लीडर्स होते हैं, जैसा कि स्कूल प्रिंसिपल है, डिपार्टमेंटल हेड्स है, सेक्शन हेड्स है. तो ये स्कूल चलाते हैं एक्चुअली. तो आर दे रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स? आर दे मॉनिटरिंग देयर परफॉर्मेंस? Are they giving correct result copy to the head of the school? ये चीज़ें मॉनिटर होते हैं. तो इस तरीके से स्कूल वहाँ पर चलाते हैं. और सारे स्कूल को वो पैरामीटर्स मालूम होते हैं. दैट फ्रेमवर्क इज गिवन टू द स्कूल. ऐसा नहीं है कि इंस्पेक्शन के लिए आप नॉर्मल इंस्पेक्शन गोज फॉर अबाउट 5 days. Okay. Some of the schools maybe 4 days, but the schools with a larger number, its inspections conducted for 6 days. तो जब ये इंस्पेक्शन होता है स्कूल्स में तो उनके पास एक पैरामीटर होता है. तो स्कूल को मालूम है कि जब कोई इंस्पेक्टर्स टीम आती है इंस्पेक्शन की, जब वो टीम आती है तो कहाँ पर किस चीज़ को चेक करेंगे, तो उनको पता होता है. ऐसा नहीं है randomly they come and they have time, they inform you and they come and check your school. So this is how things have been aggressively well established and well informed. So everybody is informed about the kind of education we are having in Dubai. So this is very open, transparency. सर आज हर कंट्री में स्टूडेंट्स के डिसिप्लिन और बिहेवियरल इश्यूज एक मेजर कंसर्न बन गए हैं. तो आपके इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के हिसाब से स्कूल्स ग्लोबली इस क्राइसिस को किस तरह हैंडल करते हैं, किस तरह मेंटेन करते हैं?
देखिए, हर कंट्री में, हर स्कूल में, चाहे कहीं की भी हो स्कूल, उसमें इश्यूज तो रहते हैं, बिहेवियरल इश्यूज तो सब जगह ही रहते हैं, डिसिप्लिन इश्यूज भी हर जगह होते हैं। अब बिहेवियर इश्यूज में बस ऐसे इश्यूज है जो बहुत काफ़ी कॉमन है, जो मेडिकली जैसा इनबॉर्न होते हैं बच्चों में, लाइक ADHD होता है और ऑटिज्म होता है। ये क्या है, मेडिकल, उसके लिए आपको मेडिकल इंटरवेंशंस चाहिए, जिसके लिए एक स्पेशलाइज लोग होना है, वो जो इंटरवीन करते हैं, उसको चेक, मतलब बच्चों को जिस तरीके से मॉनिटर। क्योंकि देखिए, हर स्कूल, ये भी बड़ा चीज़ हमको नोट करना चाहिए कि सारे स्कूल्स नॉट नेसेसरीली इंक्लूसिव स्कूल्स है। इंक्लूसिव स्कूल माने एडमिशन के टाइम बहुत सारे स्कूल, to avoid this, they don't take those kids, क्योंकि अगर वो बच्चों को एडमिशन देंगे, इसलिए बोल रहा हूँ मैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, तो फिर उनके लिए हर चीज़ अलग से होती है। स्पेशलाइज टीचर्स होते हैं, एक स्पेशलाइज डिपार्टमेंट होता है, वो डिपार्टमेंट का नाम है SEN। SEN का मतलब है स्टूडेंट्स विथ एजुकेशनल नीड्स। स्टूडेंट्स विथ एजुकेशनल नीड, मैं E पे स्ट्रेस करूंगा। यहाँ पर E का यह मतलब होता है कि होलिस्टिक एजुकेशन, यानी सिर्फ एकेडमिक्स नहीं होते उसमें, उसके बच्चे के वेलबींग भी काउंट होती है, उसके एकेडमिक्स भी काउंट होते हैं, और उस पर किस किस्म का अटेंशन चाहिए। तो ये चीज़ें जो है, ऑटिज्म बच्चा फॉलो नहीं करता है। उसके बाद बिहेवियर इश्यूज में ऐसे चीज़ें हैं जो बच्चे, जैसा आप देखे होंगे कि कई बच्चे हैं, कई स्टूडेंट्स इसमें आते हैं जो फोकस नहीं करते स्टडीज पे जी, उनका फोकस जो टाइम होता है बड़ा शॉर्ट होता है। फिर वो वैसे बच्चे, स्टूडेंट्स आर ट्रीटेड नॉर्मली हियर इन इंडिया। नहीं, but it has to be treated as a special kind. वो तो पूरे, that's what kind, student with educational needs, ये स्टूडेंट्स को आप नॉर्मल स्टूडेंट्स का तो नहीं कर सकते हैं। इनको आप स्पेशलाइज, मैं उसके लिए बताऊंगा, वो डिपार्टमेंट होता है, उसके लिए आपको वहां पर एक स्पेशलाइज टीचर होता है। जैसा आप एक साइकोलॉजिस्ट रखिए या काउंसलर रखिए, बट दे आर स्टडीइंग इन द सेम क्लासरूम विद दोस, सेम क्लासरूम, they study in the same classroom along with the other students, normal students, I must say. तो इनके इश्यूज ये होते हैं, तो मूड स्विंग्स आप देखे होंगे बच्चों के मूड स्विंग्स होते हैं बैठे बैठे, तो कभी कुछ होता, तो ये कैटेगरी अलग है। एंड उसके लिए हमको स्पेशलाइज इंटरवेंशंस चाहिए। तो स्कूल हैज टू हैव समबडी जो बच्चों को उनके तरीके से हैंडल करे। उनके लिए एनफोर्समेंट क्लासेस भी रखना पड़ता है, वो बच्चों को, वो लोग वीक होते हैं तो उसको कहीं, तो मैं एक मॉडल में अपनी तरफ से एक सजेस्ट करा था, क्योंकि सारे स्कूल्स इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स नहीं रन सकते जैसा दुबई में है। अच्छा, एक पहलू ये है हमारे बिहेवियरल का, एक होता है डिसिप्लिनरी इशू। वो उसमें भी आप देखेंगे बुलिंग है, यूज ऑफ अनएक्सेप्टेबल लैंग्वेज, एग्रेसिवनेस, इनअटेंटिव इन द क्लास, डिसोबेइंग द टीचर्स, कमिंग लेट टू द स्कूल, नॉट पंक्चुअल। देखिए, ये कई चीजें हैं, लैंग्वेज मैटर्स, वहां पर एक प्रॉब्लम होता है। तो ये अलग डिसिप्लिन है, ये इसके मेडिकल इश्यूज नहीं है, ये कोई इनबॉर्न नहीं है बच्चे जैसा, ये है, ये इनबॉर्न है। अच्छा, ADHD जो है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये बहुत ही स्पेशलाइज फील्ड है। उसके लिए एक स्पेशलाइज टीचर चाहिए जो उसको इंटरवीन करे, उसको हेल्प करे, उसकी तालीम को देखे ताकि वो आगे बढ़ सके। ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू दुबई इंस्पेक्शन ब्यूरो इज SEN डिपार्टमेंट। तो जैसे वो आते हैं स्कूल में, वो जाके ये देखते हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स यू हैव इंक्लूडेड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग इन योर स्कूल, एंड आर यू पेइंग proper attention to them, to those students. हाँ, are you giving them sufficient support or not? ये बहुत important है। तो और वहां पर inclusive education is now they are making it mandatory. You cannot refuse such students. You have to accept them, you have to take care of them, and they should become a normal part of your school. तो मैं एक सोचा हूँ, क्योंकि बड़ा मुश्किल मरला है और स्कूल्स काफ़ी फेस कर रहे हैं, इससे अच्छे बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं, स्कूल सफ़र कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन सफ़र कर रहा है। तो
एक डिपार्टमेंट, व्हाई डोंट यू स्टार्ट अ डिपार्टमेंट जिसमें एक टीचर आप रख ले, नॉट नेसेसरीली कि परमानेंट बेसिस पे रखें, आप टेम्पररी बेसिस पे रखें। ओके। वो क्या करेगा कि अपने टीचर्स को, स्कूल टीचर्स को जितने भी है, अब जहां पर 400 बच्चे हैं, 300 बच्चे हैं, वो अपने टीचर्स को एक सिस्टम बनाएगा, वहां पर उनको एक समझिए टाइप ऑफ ट्रेनिंग देगा कि हर क्लास में आप वैसी लिस्ट हमको प्रेजेंट करें जो बच्चे स्कूल में जो डिस्टर्ब करते हैं, क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी तरफ से टीचिंग भी सफर कर रही है और जो बच्चे हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहे होता है ना। एक्चुअली हियर अगर ऐसे बच्चों को अपन कैरेक्टराइज करें तो इट्स लाइक वी आर गिविंग पनिशमेंट टू देम, बट इज समथिंग डिफरेट। नहीं, हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा बात कर। अब देखिए, हम पनिशमेंट इज नॉट ए सोल्यूशन एट ऑल। पनिशमेंट कभी नहीं करना, पनिशमेंट से रिटेलिएशन आता है। आप किसी ज्यादा पनिशमेंट करेंगे या पनिश करेंगे तो यू आर इंसल्टिंग हिम। जब इंसल्ट होती है बच्चे पे या किसी किस्म की जबर या जोर होता है तो वो रिटेलिएट करता है। तो इसीलिए व्हाट आई फेल्ट कि आप वो डिपार्टमेंट करिए। देखिए, अब मैं बता रहा हूँ इसकी सीक्रेसी क्या है। टीचर्स को आप ट्रेन करें, हेड ऑफ द टीचर जो क्लास टीचर हम बोलते हैं, वो टीचर एक लिस्ट बनाएगा विद द हेल्प ऑफ द अदर टीचर्स हु आर विजिटिंग द क्लास। तो वो लिस्ट प्रिपेयर करेगा। कौन सा लिस्ट? जिसमें मैं ये बताया सेंट स्कूल के जो एजुकेशनल नीड्स के बच्चे हैं बहुत कम रहते हैं, एक आध बच्चा 2 क्लास में मिलेगा, फिर भी उसकी लिस्ट आप बनाइएगा। दूसरी जगह पर जो बच्चे हैं जो डिस्टर्ब करते हैं क्लास को, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं इस क्लास में और जो पंक्चुअल नहीं है स्कूल को, इसकी एक लिस्ट बनाएं। ये लिस्ट आप स्कूल प्रिंसिपल को दें और वो एडमिनिस्ट्रेटिव उसके जो रहते हैं बच्चे के बारे में, उसके फादर के बारे में जो उसके डिटेल्स होते हैं वो लिखें एंड पास इट ऑन टू द काउंसलर। ओके, आप समझे? yes. तो वो काउंसलर के पास आ गई फाइल। आप काउंसलर करेगा क्या? वो बच्चे की जब फाइल बनाएगा, फाइल बना के उसको स्टडी करेगा कि उसके क्या क्या इश्यूज है। और हम क्या बोलते हैं कि देयर इज ए स्कूल आउटसाइड ए स्कूल। एक स्कूल होता है, उसके बाहर भी एक स्कूल है। आप समझ रहे हैं ना कि देयर इज ए स्कूल। अब वो जैसा वो लिस्ट आएगी वो पहले स्टडी करेगा, उसका अपना क्वेश्चनर बनाएगा, फिर ही विल स्टार्ट कॉलिंग दो स्टूडेंट्स अपने डिपार्टमेंट में और ही विल बीफ्रेंड देम, बहुत अच्छे प्यार से बहुत दोस्ती करेगा। और मेरा एक वो रहता है कि डोंट कीप एनी ऑफ योर स्टाफ एज ए काउंसलर, क्योंकि वो फेमिलियर होते हैं। फेमिलियर फेसेस को नहीं रखें, बाहर वाला रखें तो दे पे अटेंशन। क्योंकि बच्चों में क्या चीज होती है, डर कि दे डोंट ओपन अप अपने स्कूल टीचर्स के साथ खुल के बात नहीं करते। क्योंकि उनको फिक्र, ये डर ये होता है कि मेरे प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो ये प्रॉब्लम्स दूसरों तक पहुंच जाएंगे, दूसरे स्टाफ रूम में चले जाएंगे, स्टूडेंट्स के पास चले जाएंगे। तो बोलते हैं ना, बद से बुरा बदनाम। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। तो टीचर्स को ये इंस्ट्रक्शन पहले आता है कि व्हाटएवर द लिस्ट यू हैव गिवन to the school head or the principal should be kept secret. Yes. It should not be shared. This is a very good system. तो जब इसके पास आएंगे, जब ये टीचर काउंसलर जो है उसको स्टडी करेगा, then he will call the students one separately without other students knowing it. उसको स्टडी करेंगे, वो स्टडी करके one by one they will call, they make them friendly. उसके बाद they will slowly, when they feel they have confidence in this gentleman or this teacher or whatever it is, he will open up. Yes. He will open up and he will start talking about why these issues are there, from where you are learning all these things. Yes. Because हमारे जो problems बहुत होते हैं वो import होते हैं बाहर से। बच्चा या घर में सीख रहा है, एग्रेसिव होना बच्चा कहाँ से सीखता है? बाजो हमारे माँ बाप जो होते हैं ना, वो भी एग्रेसिव होते हैं। आप सुने होंगे वाकया ऐसे होते हैं, बच्चा सीख रहा है उनसे। अभी आपने जैसा बताया कि देयर इज अ स्कूल आउटसाइड अ स्कूल, जी, बट मैं कहूंगा देयर इज अ स्कूल बिफोर अ स्कूल which is his home. Yes, वही, yes, आप definitely वही समझिए आप। हम यहाँ पर एक कुछ तालीम दे रहा है स्कूल में, वहां जाता है घर के अंदर, चाहे वो माँ बाप को देख के या he is been disturbed by his own brother and sister, ऐसा भी होता है। और एक चीज होती है उसके जो सराउंडिंग्स है, वो कहाँ, उसकी जो कंपनी है वो कैसी है, उसके तो ये माहौल जो होता है ना, तो ये माहौल से चीजें लाता है। लैंग्वेज है,
जो अनएक्सेप्टेबल लैंग्वेज बच्चे यूज करते हैं। तो जब ये चीज इसके पास आएगी तो ही विल ट्राई टू फिल्टर देम, ही विल ट्राई टू काउंसिल हिम, समझाएंगे। Yes. तो इसमें कामयाबी, अब नॉर्मली हमने देखा कि मैक्सिमम आपके पास 10% बच्चे आपको इस तरीके से मिलेंगे। Okay. 10% अगर आपके पास 500 स्टूडेंट्स है तो इतना एक काउंसलर आराम से मैनेज कर सकता Okay. है। तो ये काउंसलर उनको मैनेज करेगा, उनको काउंसिल करेगा, ही विल ट्राई टू मॉनिटर, उसके बाद वो मॉनिटरिंग करेगा स्कूल में, टीचर से वापस फीडबैक्स लेगा, इफ नीड बी अगर उसको जरूरत पड़ी तो पेरेंट्स फिर इन्वॉल्व करेगा। Okay. तो ये सब होता है वेरी सीक्रेटली। Okay. तो ये एक सोल्यूशन है, क्योंकि सबसे पहले देखिए आपको ग्रास रूट लेवल पे तो मालूम करना है कि व्हाई दिस चाइल्ड इज बिहेविंग लाइक Yes. दिस। वो दूसरा तो मेडिकल इश्यूज है, Yes. वो तो आप उसको तो आपको मेडिकली और We have to ट्रीट treat करना it medically, उसको yes. ट्रीट करना पड़ेगा उस तरीके से। यस। अभी ये इश्यूज दूसरे भी आप जो बताए घर पे, या उसके अलावा दूसरी भी ऐसी चीज़ है, खास करके मेरा ये सवाल पेरेंट्स के वास्ते है कि एक साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से ज़्यादातर स्क्रीन टाइम बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट, लैंग्वेज स्किल्स, अटेंशन स्पैम को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। ये उन्हें इमोशनली अनसस्टेनेबल बनाता है, एग्रेसिव बनाता है, या जो है सो इरिटेबल बना देता है। और ब्लू लाइट, जो स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट है, वो उनके स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब कर देती है। और कुछ स्टडीज ये भी कहते हैं कि ज्यादा स्क्रीन टाइम ज्यादा बच्चों को फोन यूज करने से एग्रेसिव और वायलेंट भी बना देते हैं। तो आपके नजदीक स्क्रीन टाइम का स्टूडेंट्स के फोकस और एकेडमिक्स पे क्या असर डालती है, और क्या हम वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, जो वहां पे भी इतना ये सब, वहां पे भी मोबाइल है, वहां पे भी टेक्नोलॉजी है, तो वहां के टेक्नोलॉजी के बैलेंस पॉजिटिव, और वहां के वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम से टेक्नोलॉजी के बैलेंस और पॉजिटिव इस्तेमाल के कुछ वैल्यूएबल लेसन्स यहाँ पे शेयर करना चाहेंगे? देखिए हम लोग इस वक्त एक विशियस सर्कल में फंसे हुए हैं। जी। वी आर इन डिजिटल वर्ल्ड। तो जब ये चीज आ गई है हम उसको खत्म नहीं कर सकेंगे। वी वोंट बी एबल टू कंप्लीटली कम आउट ऑफ इट। जो चीज कर सकते हैं वो है इसको कम कर सकते हैं, उसको अरेस्ट कर सकते हैं। ओके। आप समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ बच्चे इन्वॉल्व नहीं है। Yes. आप भी इन्वॉल्व है, मैं भी इन्वॉल्व हूँ। Sure. आप घर में देखिए, आप भी पेरेंट्स भी आप देखिए, सदा वो मोबाइल पे रहते हैं, मैं भी मोबाइल पे रहता हूँ, माँ बाप मोबाइल पे रहते हैं, हर तरह वही चल रहा है। तो ये चीजें हैं, उसके लिए हमको एक स्क्रीन टाइम बनाना पड़ेगा। बच्चों को इस चीजों से रोकने से भी बच्चे एग्रेसिव हो रहे हैं, ओके। रिटेलिएट कर रहे हैं। आप देखे होंगे, जी मैं रिटेलिएट कर रहे हैं, और हम लोग कसूरवार हैं। मैं व्हाट आई फील कि वी एडल्ट्स जो हमने किया है, हालांकि आप अगर सीरियसली आप सोचेंगे कि इस डिजिटल वर्ल्ड में इसके फायदे काफी है, ओके, मगर हम इसको मिसयूज कर रहे हैं, बिल्कुल, और उसको अब्यूज कर रहे हैं। तो आप उसको अगर सही इस्तेमाल करेंगे तो आपके फायदे हैं, है ना। आप जब यूज करेंगे इसके कई फायदे हैं। तो आपको इंफॉर्मेशन घर बैठे मिलेगी, मगर आप मिसयूज कर रहे हैं, आप कहीं और साइट्स पे जा रहे हैं, और जहां पर जरूरत नहीं है टाइम उस पे आप लगे हुए स्क्रीन पे। आप जैसा बोले कि ब्लू रेज जो होते हैं वो काफी हार्मफुल होते हैं। उससे आपको एक तो आईज इफेक्ट होता है, आपके नेक इशू, क्योंकि आपका पोस्चर खराब हो रहा है, स्किन पे प्रॉब्लम होता है, स्क्रीन भी आपकी खराब होती है। आप स्क्रीन पे ज्यादा रहने से आपकी स्किन पे होता है। स्लीप पैटर्न्स आपके चेंज हो जाते हैं। जी, स्लीप पैटर्न्स भी आपके, इसलिए कहते हैं कि सोने से कम से कम 1 से 2 घंटे पहले यू शुड स्टॉप वॉचिंग स्क्रीन। आप स्क्रीन से दूर हो जाएं, वरना आप यू विल नॉट गेट अ प्रॉपर स्लीप। बच्चे बड़े सब आजकल जो सिर्फ मोबाइल देखते देखते ही सो जा रहे हैं। देखिए पहले रोकना नहीं, तो आप वो बोल रहे हैं, आपको मालूम है बच्चे खाना खाते वक्त उन्हें मोबाइल देना पड़ा, कोई एक्टिविटी कराएं तो उसमें उनको पहले मोबाइल से समझाना पड़ा। तो ये पेरेंट्स का ही बहुत बड़ा रोल रहा है कि उनको इसमें ज्यादातर इन्वॉल्व करने में। एब्सोल्युटली राइट, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। मैं इसलिए कहा ना कि हम लोग इसमें कसूरवार हैं। हमारी जो चीज होना चाहिए था हमने रोका नहीं। आपको मालूम है अभी बच्चे महीनों के होते हैं, बिल्कुल, साल होता भी नहीं, बच्चों को ये दे देते हैं। तो आप
टू कीप देम बिजी। मैं फ्री होना चाह रहा हूँ, बच्चे को बिजी करने के लिए मैं मोबाइल ऑन करके उसको देता हूँ, तो बच्चा खाली बैठे बैठे खाली घुमाते रहता है, वो कुछ कलर ये आते हैं, वो पैटर्न्स बनते हैं, तो उससे वो अपने तो एक अब आप बताइए इसमें बच्चे का कसूर है या हमारा कसूर है? तो इससे बेहतर इसके चीजें जो हम कर सकते हैं जितना हो सका कि आउटडोर एक्टिविटीज बच्चों को वो डेवलप करें, गेम्स, स्पोर्ट्स, ये कल्चर जो है बच्चों में पैदा करें, उनको इंटरेस्ट पैदा करें, उनको कैंप्स में डालें, स्पोर्ट्स कैंप्स होते हैं तो इसमें आप डालें तो फिजिकल एक्सरसाइज भी होगी। यहाँ पर तो बच्चा अगर स्क्रीन के सामने बैठा तो वो ओबेसिटी में जाता है, ओबेसिटी से फिर दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चे को, तो फिजिकल एक्टिविटीज को नहीं मिल रही है। तो अगर आप उसको बच्चों को एक्टिविटीज में डालेंगे, कोई फिजिकल एक्टिविटीज में किसी किस्म का जो उसमें शौक है, तो वो अपना रुझान उधर चले जाएगा, वो सीखेगा, फिर ही विल वेंट आउट हिज एनर्जीज। यहाँ पर एनर्जी बनी नहीं हो रही, आपकी एनर्जीज नहीं बन हो रही, जो एनर्जी और आजकल की ग़िज़ा आपको मालूम है जिस तरीके की डाइट बच्चे लेते हैं वो बिल्कुल ही बंद नहीं हो रही, तो उसमें वो जाएगी किधर, वो बॉडी में जाएगी, वो फैट बनेंगे, आप ओबीस हो गए, फिर ओबीस हो गए तो दूसरे इश्यूज होने लगे। तो पूरे शुरू से लेके आप देखेंगे, मगर इसमें पेरेंट्स शुड हैव ए बिगर रोल टू प्ले, और इसको कम कर सकते, लिमिट कर सकते हैं इसकी, जितना कम से कम बच्चों को they should try to keep them away from screen time, और उसके लिए they have to set an example by themselves। बोलते हैं ना leading from the front, अगर वो खुद ही 24 घंटे इस पे लगे हुए हैं तो आप बच्चों को कैसा ब्लेम करेंगे? सर आप 30+ नेशनलिटीज के स्टूडेंट्स के साथ काम किए हैं, उन्हें एजुकेट किए हैं और दुबई स्कूल इंस्पेक्शन ब्यूरो का भी हिस्सा बने रहे। स्पेसिफिकली आपको हैदराबाद के स्कूल्स को अपलिफ्ट करना है, तो आप ऐसे कौन से 3 एरियाज पर काम करेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट है कि देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ ए एजेंसी, दिस हैज टू बी समबडी हु विल मॉनिटर द टीचिंग, इफेक्टिव टीचिंग, असेसमेंट्स, उनका सेल्फ इवैल्यूएशन, हर स्कूल सेल्फ इवैल्यूएट करना चाहिए। स्पेशली फॉर इंडिया, फॉर हैदराबाद, मैं हैदराबाद की बात कर रहा हूँ। हर स्कूल दुनिया में कहीं भी स्कूल है, जब तक में सेल्फ इवैल्यूएशन होना चाहिए और आपकी फ्यूचर प्लानिंग होना चाहिए, और उसके पास वो प्लान रहना चाहिए कि वे डू आई स्टैंड टुडे एंड वेयर आई एम गोइंग टू रीच। ये प्लान क्लियर होना चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा उसको? वो स्कूल के बच्चों के परफॉर्मेंस से, स्कूल के जो प्रोग्रेस हो रहा है उससे मिलेगा। वो एक ऐसी चीज है, उससे आप यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द स्कूल। और देखिए हमारे पास तालीम का, एजुकेशन का मतलब होता है एकेडमिक्स। एजुकेशन मतलब सिर्फ एकेडमिक्स में होते, कंप्लीट होलिस्टिक। मैंने कहा ना, ये तब तक बच्चों को इस चीज की तालीम नहीं दी जाएगी वो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो कौन से 4 C's है जिस पे काम करने के पर आप बताए थे? दूसरा मैं 4 C's की बात कर रहा था, वो तो जो 21st सेंचुरी स्किल्स है, जो हमको क्लास में इम्प्लीमेंट करना है, उसको मैं डेफिनेशन डिफाइन कर दूंगा। ये एक है क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चा सोच के, समझ के, एनालाइज करके उसको समझे। मैंने कुछ पढ़ाया या मैंने कुछ दिया तो बच्चा उसको एनालाइज करेगा, उसको एनालिटिक करेगा, इस और से देखेगा व्हाई दिस क्वेश्चन, व्हाई दिस आंसर, व्हाट आई विल इन्फर फ्रॉम दिस क्वेश्चन, तो ये समझेगा। उसके बाद है कोलैबोरेटिव लर्निंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ। कैसे कोलैबोरेटेड कि ग्रुप्स बनाए में 4 बच्चों का, ये 2 बच्चों का, जितनी भी क्लास समझे, क्लास ऑफ 30, आप 5-5 के 6 ग्रुप्स बनाएंगे एंड यू फ्लोट ए क्वेश्चन, और वो पूरे बच्चे बैठ के वो क्वेश्चन पे दे विल डिस्कस। तो जब 5 ग्रुप बैठ के या 6 ग्रुप, जैसा भी आपका हिसाब है, अगर अब मैं आप 5 बच्चे बैठ के उस पर डिस्कस करेंगे, आपका एक आंसर आएगा, मेरा एक आंसर आएगा, इस तरीके से हम उस पर डिस्कस करेंगे। मैं आपके आंसर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे आंसर या मेरे को आप थोड़ा हट के डिफर कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, वी आर एंजॉयिंग दिस लेसन and in a healthy discussion is going on. Yes. Healthy. I'm not saying I don't like what you are saying, but I differ from what you are saying. Okay. तो ये इस पे क्या होता है, एक healthy discussion होता है। तो then you come up with a one answer which you can later on discuss with the teacher. तो ये collaborated हो गया। उसके बाद innovation या creativity बहुत important है। तो पहला हो गया आपका critical thinking, कोलैबोरेटिव लर्निंग और क्रिएटिविटी। एक क्रिएटिविटी जो है चीज है,
इसका मतलब नहीं कोई चीज नई ईजाद करना है. You present it in some different way. Okay. Not the same way as what teacher is giving you. Yes. हमारे पास तो टीचर बोलते हैं देखो ये आंसर है, यहाँ लिखना है आपको एग्जाम में, बस इससे हट के जाएंगे तो वो आंसर गलत हो जाएगा. ये है बहुत. जब फिर ये बच्चा अपने आंसर खुद सोचेगा, खुद एक आंसर बनाएगा जी. और जब इसको बाय हार्ट करके पढ़ के नहीं, वो रोट लर्निंग हो, वही तो है हमारे पास जो मुश्किल हो रही है. बच्चे रोट लर्निंग हो रही है. ये रोट लर्निंग होने से बच्चे आगे चल के समझ नहीं सक रहे. जो 3 साल पहले अभी एक अगर हमारी बात हुई, आप बच्चा 8 में है, आप 6 के बारे में आप पूछिए उससे सवालात, he won't be able to answer that. एनुअल स्टैटिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन की 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से जो 5th ग्रेड के स्टूडेंट को अगर आप 3rd ग्रेड की कोई नोटबुक दिए तो इज अनेबल टू रीड. So this is just because of the rote learning. Exactly. अगर बच्चा if you introduce this, I'm telling you, वो जिंदगी भर वो नहीं भूलेगा, क्योंकि वो आंसर टीचर का नहीं है, वो आंसर खुद इजाद किया सो है. He found out the reason why I should write this answer. Yes. Why this question has to be written this way. Sure. आप समझ रहे हैं? So this is something very very important. फिर he will never forget this. Sure. कभी नहीं भूलेगा वो. जो चीज खुद से लिख रहा है, समझ के लिख रहा है, वो कैसा भूलेगा? यहाँ तो अब आग बंद कर खाली रट्टा मार रहे हैं और ये दैट्स कॉल्ड टोटली. और वही हमारे गलती से अनफॉर्चुनेटली हमसे से रोट लर्निंग तो आपका सीबीएसई का हिस्सा बना है. बाय हार्टिंग पेजेस ना पेजेस हम लिख लेते हैं. वो तो एक ये हो गया. तो 4th आपका हो गया कम्युनिकेशन. व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? जब कोलैबोरेटिव लर्निंग हो गई तो 4 या 5 जो भी ग्रुप्स आप बनाए उनका एक आप उनको लीडर खाएं. तो बोलते हैं भाई हम चारों को ये आंसर, तो हम उसमें से एक लीडर खड़े रहेगा, वो व्हाट एवर द फाइंडिंग्स ऑफ दैट ग्रुप वो बात करेगा क्लास में. तो वो जब वो बात करेगा तो अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट कैसा करेगा, जिस तरीके से वो बात करेगा इंडिपेंडेंटली, तो आप देखिए उसमें कितने कॉन्फिडेंस आ रहा है. आप यू आर गेटिंग मी? तो इतना उसको कॉन्फिडेंस आता है. उसके बाद आप देखिए वो आंसर कितने लोग सुन रहे हैं, वो बाकी के 4 ग्रुप से वो भी सुन रहे हैं. तो कितना आंसर, पहला एक आंसर आ गया. इसी तरह कितने आंसर्स आ जाएंगे आपके पास? 5 आंसर्स. 5 आंसर होंगे और 5 बच्चे दे आर एबल टू कम्युनिकेट. अच्छा, कम्युनिकेट का मतलब होता है कि यू मेक समबडी टू अंडरस्टैंड. ऐसा नहीं है कि आप पेपर ले आप पढ़ दिए. वो ही विल ट्राई टू सी. अगर हो सकता है बिटवीन कोई टीचर या वन ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास कैन इंटरप्ट यू और आस्क यू फॉर द क्लैरिफिकेशन. वो आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपने कुछ चीज मालूम की है. ऐसा नहीं है कि मैंने टेक्स्ट बुक में से कॉपी करके आप मैं पढ़ दे रहा हूँ. बिल्कुल. So this is what learning is all about. ये कभी बच्चा भूलेगा नहीं. बिल्कुल. तो आजकल का जो एजुकेशन है, जो स्पेशली IGCSE में, IB में, इस पे बहुत जोर है. ओके. एंड नाउ अभी हो रहा है. आप अपना जो NEP आया है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई है, इस पे जोर है. अभी 2020 में एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने रिलीज की है 30 साल के बाद. तो अब वो लोग ने रियलाइज किया नए एजुकेशन को इस तरीके से आगे ले जाना है. तो क्रिटिकल थिंकिंग 4 चीज इनके बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप अगर इसको आप करेंगे तो आपकी क्लास भी इंटरेस्टिंग बनेगी. टीचर्स विल बी जस्ट, तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग हो जाती है. तो सारे ये स्टूडेंट सीख रहे हैं. इसमें से टीचर का रोल है आइडिया फ्लोट करें, कॉन्सेप्ट बता दें, ये है, आप बच्चे भी बैठ के दे वर्क ऑन इट. सर, आपके हिसाब से स्टूडेंट्स के लिए क्या स्कूल में करियर काउंसलिंग क्लासेस भी चाहिए, और चाहिए तो कौन से लेवल से चाहिए? देखिए, करियर काउंसलिंग इस वक्त वाकई में एसेंशियल है. और नॉर्मली दे स्टार्ट फ्रॉम 13 to 15, फर्स्ट टीन एज में शुरू कर देते हैं. दैट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड, उसके स्ट्रेंथ्स क्या है, उसके लाइकिंग्स क्या है, उसके डिसलाइक्स क्या है, उसका पैशन क्या है. और ये शुरू होना है अर्ली टीन्स में, जब बच्चा 7th 8th में आता है. और काफ़ी स्कूल्स वो शुरू भी कर दिए हैं. तो इस पे होता है बच्चे पे जब उसके परफॉर्मेंसेस होते हैं, समझिए वो मैथ, इफ़ इज़ डूइंग वेरी वेल इन मैथ्स, इफ़ इज़ डूइंग वेरी वेल इन साइंसेस, तो उसका एक इंटरेस्ट पैदा होता है. तो उसका एप्टीट्यूड मालूम होता है, उसके स्ट्रेंथ्स, उसके स्किल्स, ये चीज़ें हमको मालूम हो जाती है उससे. तो उसको हम टीचर्स कुछ गाइड करेंगे.
मगर इसके अंदर काफ़ी बार हम ये देख के आए हैं कि माँ बाप दे डोंट एग्री विद दिस. अब जैसा they are dominant, they are saying you have to go in this field whether the student has interest in it or not. बिल्कुल. नो प्रोग्राम इज बोलते हैं कि नो प्रोग्राम इज फ्री फ्रॉम फ्यूचर. हर प्रोग्राम का एक फ्यूचर है. हर आप कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करिए. पहले का ज़माना नहीं है कि डॉक्टर अच्छा है, इंजीनियर्स आप बन जाइए, मगर आप आजकल इतने फील्ड्स है तो आप किसी को भी परस्यू करें तो यू विल हैव ए फ्यूचर. और जो आज है वो कल नहीं हो सकता, नॉट नेसेसरीली. आप देख लिए इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स में कभी कुछ एक सिविल इंजीनियरिंग चल गया, कभी everything evolving with time it changes. तो बच्चों की काउंसलिंग बिल्कुल ज़रूरी है. इट हैज़ टू बी डन एंड स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल एंड आफ्टरवर्ड. अगर करियर काउंसलिंग आपको चाहिए, स्पेशलाइज्ड वन, लिटिल लेटर बट नॉट वेरी लेट, बिकॉज होता ही है कि बच्चा जब 9th 10th में आता है सो ही हैज़ टू स्टार्ट चूजिंग द सब्जेक्ट्स जो उसको परस्यू करना है आगे जाके. तो क्योंकि आप जब 11th 12th में आते हैं तो उसको फिर स्ट्रीम्स पसंद करना है कि आई हैव टू गो इनटू दिस स्ट्रीम, आई हैव टू गो इनटू दैट स्ट्रीम. ये एक अलग है हमारे पास इंडियन करिकुलम्स में कि यू चूज स्ट्रीम्स, यानी आप लिए तो फिर मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये ले लो, फिर या बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये अभी है. मगर दूसरी जगह पर IGCSE में आप जाइए, आप यू कैन टेक बायोलॉजी विथ मैथ्स, यू कैन स्टडी बायोलॉजी विथ मैथ्स. जो उनके प्रोडक्ट्स है आप किसको भी आई मीन किसी सब्जेक्ट को किसी के साथ भी आप ग्रुप कर सकते हैं. बच्चे का शौक है फिजिक्स के साथ बिजनेस स्टडीज पढ़ता है वो. गेटिंग मी ना? यस. तो इनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते. ओपन माइंड, दे आर हैविंग ओपन माइंड. बिल्कुल उनके प्लेटर है उनके सामने, लेट देम चूज. वो मेन्यू ऐसा दिए हैं. अभी फिर वो मैं बात करूंगा NEP की, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, उसके अंदर भी ये दे रहा है कि लेट द स्टूडेंट्स चूज द सब्जेक्ट्स, लेट देम नॉट कन्फाइन टू वन पर्टिकुलर स्ट्रीम. क्योंकि पर्टिकुलर स्ट्रीम में जाता है बच्चा. केस बताता हूं मैं आपको. मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा ग्रुप था. मैं केमिस्ट्री में वीक हूं. आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन मैथ्स एंड फिजिक्स. आई मीन आई यूज्ड टू डू वेल. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल फॉर माय सेल्फ. मगर मुझे क्या हो गया, जबरदस्ती मुझे केमिस्ट्री पढ़ना पड़ा. तो नेट रिजल्ट क्या होने वाला है कि सिंस आई विल नॉट बी डूइंग वेल इन केमिस्ट्री, आई विल नॉट डू वेल ओवरऑल. सो मेरा ओवरऑल अच्छा नहीं आएगा. Whereas if I had taken maths physics with कॉमर्स और बिजनेस स्टडीज या अकाउंटेंसी, क्योंकि मुझे शौक है अकाउंटेंसी में, मैथ्स के साथ अकाउंटेंसी बड़ा अच्छा जाता है, तो ताकि मुझे फ्यूचर मेरे लिए एक ओपनिंग ज़्यादा मिलेंगे. तो ये चीज़ें हैं जो हमको सोचना है. जो आप बताए ना करिकुलम्स में और बाहर के इसमें यही प्रोडक्ट है. तो आप the student should be allowed to take whatever the subjects. And same way career counseling में ये होता है कि let students pursue what they want. हाँ, उसको गाइडेंस चाहिए, माँ बाप की सपोर्ट चाहिए, एक ओपन डिस्कशंस होना चाहिए माँ बाप के साथ. उसको माँ बाप बीच में मतलब इस तरीके से ना उसको रोके ताकि वो he lose interest in education. स्टडीज़ में वो लूज करता है. नहीं, तुम डॉक्टर ही बनना है, तुम इंजीनियर ही बनना है, ये एजुकेशन के लिए सही नहीं है. सो इंडिया में भी जो इंडियन गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट स्कूल्स को बेहतर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान, PM श्री स्कूल्स, निपुण भारत, PM ई-विद्या. बट अपार्ट फ्रॉम these we are also seeing the ground reality that we are having approx 1.5 lakh schools जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है इन इंडिया. 39,000 ऐसे स्कूल्स है जिसमें टॉयलेट्स नहीं है. कैसे थाउजेंड्स ऑफ ऐसे स्कूल्स है जहाँ पे उन लोगों को पीने के पानी का सहूलत नहीं है. 70% अप्रॉक्स 70% ऐसे स्कूल्स है जहाँ प्लेग्राउंड्स नहीं है. हालांकि प्लेग्राउंड्स स्कूल्स का एक हिस्सा होना चाहिए. और कुछ ऐसे स्कूल्स है जिसमें एक टीचर 50 स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है, जबकि RTI के हिसाब से, RTE राइट टू एजुकेशन के हिसाब से एक टीचर 27 स्टूडेंट्स को मैक्स पढ़ाना चाहिए. तो सर, इतने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टमैटिक इश्यूज के बावजूद आपको लगता है कि हम एजुकेशन के मामले में कब तक वेस्टर्न या गल्फ कंट्रीज से कंपेयर कर सकेंगे? सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एजुकेशन है वो उनके इनिशिएटिव्स तो बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स है.
they want something to move, but the problem with us is implementation. You created, I mean, you want this to happen, you want all the students to, that's RTE ka jo hai, right to education, Yes. very nice. I mean, it's there Yes. that every child should get proper education. At least the schooling should be there. आप schools open कर दे रहे हैं, initiatives ले रहे हैं, but do we have implementation? क्या उसका infrastructure है आपके पास? Is there any supervision, monitoring है उसकी? आप इनिशिएटिव तो ले लिए, फंड्स भी सैंक्शन होते हैं, यस, क्या हमको ये देखना है कि वो मॉनिटर हो रहे या नहीं? आर द स्टूडेंट्स गेटिंग द बेसिक्स? आप जैसे बोले कि क्लास में, स्कूल में प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं है, क्लासरूम के अंदर से क्लासरूम है, यस, कई ऐसे क्लासरूम से जो एक ही क्लासरूम में 2 ग्रेड्स के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, एक ही टीचर पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सही है, बिकॉज वो उनकी स्ट्रेंथ नहीं है, तो उनको वाइबिलिटी नहीं है, तो वो वही कर रहे हैं। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रूरल एरियाज, आई एम टॉकिंग इवन अबाउट अर्बन सिटी, लाइक सिटीज लाइक हैदराबाद एंड ऑल। आप ग्राउंड्स नहीं है, प्ले ग्राउंड्स। और सबसे मुझे जो खुशी होती है, जो हमारे पास जो लैकिंग है यूएई में, जो दुबई में, वहां पर प्ले ग्राउंड्स बहुत अच्छे हैं, बट जो स्टैंडर्ड्स यहाँ पर है, स्पोर्ट्स कल्चर जो हमारा है, यहाँ का स्पोर्ट्स कल्चर बहुत हाई स्टैंडर्ड्स का है। Okay. हमारे बच्चे एकेडमिक्स में comparatively, I'm not saying all the schools, there are very good schools here, उनके academics standards are very very high here because they have good consultants जो उन्हें बाहर से लाते हैं। यहाँ पर बावजूद इसके कि आपके पास इतने ओपनिंग्स है, इतने ग्राउंड्स है, मगर ये स्कूल्स में प्ले ग्राउंड्स नहीं है। और मैं बोलता हूँ कि कोई स्कूल विदाउट स्पोर्ट्स कल्चर कभी तरक्की नहीं कर सकता है। इसके इट्स वन ऑफ द मैंडेटरी। You cannot have a school without having a playground, without having a good physical education teacher, without giving proper physical exercise to the students. ये जब तक हम नहीं करेंगे हमारे बच्चों, तो आप देखें, ईट आपने इसकी बात करें, कौन सा है, IPM ना, आई का एक उन्होंने शुरू किया था, PM श्री स्कूल, निपुण भारत है। तो इसमें आधे आप नाम पढ़ेंगे वो बेस करते हैं जिसमें वाईफाई हो, डेटा, ये तो आपके पास वो नहीं है। आपके पास वो 50% ऐसे स्कूल से जहाँ पे कंप्यूटर्स भी नहीं है, और उन 50% में से अगर आप देखेंगे तो अराउंड दैट फ्रॉम 63% डोंट हैव इंटरनेट एक्सेस। एक और एक चीज मैं बताता हूँ, इसका अवेयरनेस कहाँ है? यस, ऐसे लोग भी है, ऐसे स्कूल बच्चे जो चाहते हैं जाएं, उनको पता भी नहीं है कि ये ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। बिल्कुल। तो बीइंग ए वेरी वास्ट कंट्री, तो दिस पीपल, आई मीन बोला ना, उनके इंटेंट जो है एजुकेशन के, they are right. But if we see, sir, state-wise, there are some states like Delhi who has really upgraded their education system. The annual budget which they get, around the 40% they spend on education, and their government schools have upgraded so much that the international delegates come to visit just to see their school system and their school behavior. So that is also one of the very kind of initiative but which was taken by Arvind Kejriwal government. Exactly, मैं अभी उसके लिए आ रहा था। जो दुबई जिस तरीके से बढ़ा है, वहाँ के रूलर्स, वहाँ की गवर्नमेंट और इतने एग्रेसिवली कर रहे हैं विदिन दिस पीरियड ऑफ आई थिंक 12 years 13। आप देखिए दुबई के स्कूल्स दुनिया के अच्छे स्कूल में माने जा रहे हैं सर। क्यों? कि वहां पर जो भी हो रहा है उसकी थरो मॉनिटरिंग हो रही है। टीचर्स को द मेजर्स हैव टू बी टेकन। उन्होंने फ्रेमवर्क बना के बताया कि यू हैव टू कम ऑन दिस पेडिस्टल, यू हैव टू कम बाय 2021, यू हैव टू शो योर स्कूल कम अंडर दिस। तो अब केजरीवाल जो आपने कहा कि वो क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने उस डिटर्मिनेशन से काम किया, वो कमिटमेंट था। तो ये कमिटमेंट अगर हमारे पास, क्योंकि देखिए हमारे पास बेहतरीन टीचर्स है, एक से एक टीचर्स है इंडिया में, आपको बेहतरीन टीचर्स मिलेंगे, हाईली एजुकेटेड टीचर्स, हाईली ट्रेन टीचर्स, काफ़ी स्किल टीचर्स मिलेंगे। हमारे बच्चे भी काफ़ी अच्छे हैं। यू कैनॉट बोलते हैं ना, वो बच्चों को भी आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। स्टूडेंट फिटर्निटी हमारी बहुत अच्छी है। तो हम लोग समझते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते, हमारे बच्चे लिख नहीं सकते, या हमारे बच्चे गरीब है, ऐसा नहीं है। मगर
आप में डिटर्मिनेशन चाहिए, यू हैव टू मेक अप योर माइंड, यस वी हैव टू डू इट। तो उसको आप जोन्स में डिवाइड कर दीजिए, स्टेट वाइज डिवाइड कर दीजिए, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, और आई मीन द बजट्स आर देयर आपके पास। आप इतनी बड़ी कंट्री में आप देखिए जो उनका बजट है। तो एक एग्जांपल आपने जो दिया वो बहुत सही है। अगर केजरीवाल गवर्नमेंट आई, वो सिसोदिया जो एजुकेशन मिनिस्टर था, वो आए, नहीं तो एक ज़माना था, ज़माने की दूर की बात नहीं करो, कुछ चंद साल पहले गवर्नमेंट स्कूल्स का रिजल्ट्स आपको पता है, दिल्ली के जो आते थे वहाँ से CBSE रिजल्ट्स इंतहाई कमज़ोर, इंतहाई ख़राब रिजल्ट्स। ब्लैंक पेपर्स देखे हैं टीचर्स ने, ब्लैंक पेपर्स, और बच्चों ने उसमें साफ बताते थे कि टीचर यूज्ड टू बी देयर इन द स्कूल बट दे नेवर यूज्ड टू कम टू द क्लास। नाउ दे आर अहेड ऑफ द प्राइवेट स्कूल, दे आर अहेड ऑफ प्राइवेट स्कूल्स। उनके रिजल्ट जो आए, दे आर मच मच बेटर देन प्राइवेट स्कूल। यहाँ के प्राइवेट स्कूल्स की वहाँ की फीस आप सुने तो आप दंग रह जाएंगे। यस, तो ये कैसा हुआ? यानी एक इस मतलब वो पॉसिबिलिटी है ना, यस डेफिनेटली, वो डिटर्मिनेशन है ना। दिल्ली कैन डू, व्हाई कांट तेलंगाना, व्हाई कांट महाराष्ट्र, व्हाई कैन केरला? एवरी स्टेट अगर दे टेक इट एज वन, यस, ये जैसा मैं अपने घर को देख लूं, हर स्टेट अपने स्टेट को देख लें एजुकेशन में। अब जैसा आपने देखा है कि हमारे स्टेट्स में केरला जो है वो सपोज टू बी 100% लिटरेसी बोलते हैं, वो कुछ होगा ना, उनके पॉलिसीज वैसे हैं, उनके ना के गवर्नमेंट की तरफ से, बट उनके जो लोग हैं वहाँ के, उसकी उतनी अहमियत है उनके पास एजुकेशन की। ये चीज़ें हैं, अगर हम कर सके तो जरूर मतलब करेंगे। इंडिया विल कैच अप सून। ऐसा नहीं है कि इंडिया नहीं, ऐसा नहीं है, इंडिया विल कैच अप सून। इंडिया में इतना पोटेंशियल है। और मैंने कहा ना, टीचर्स जो यहाँ पर अवेलेबल है, जो स्किल टीचर्स है, जो ट्रेन टीचर्स है, क्वालिफिकेशन वाइज यहाँ के ऐसे टीचर्स आप मैं 3 बार इंडिया आया, दुबई से मैं चेन्नई गया, हैदराबाद आया, मैं केरला गया, बेंगलोर गया टीचर्स रिक्रूट करने के ना कि हमारे स्कूल के लिए। सारे स्कूल्स यहाँ से आके टीचर्स रिक्रूट करते हैं क्योंकि वो उतने वहाँ पर अवेलेबिलिटी टीचर्स की नहीं है। तो इतने अच्छे टीचर्स हमारे पास है। तो आई थिंक वी आर नॉट मेकिंग फुल यूज ऑफ दैट क्वालिफिकेशन। तो वी हैव एवरीथिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कौन सी चीज़ हम नहीं बना सकते बताइए आप। सो इंडिया विल सून कैच अप। ऐसा नहीं है कि इंडिया नहीं है, इंडिया में उतना पोटेंशियल है, दे विल कैच अप सून। बड़ा इंटेलेक्चुअल ये प्रोग्राम रहा हमारा, और हमें भी बहुत सारी चीज़ें समझने को मिले कि कितने सारे एजुकेशन गैप्स है हमारे में दूसरे में, और बिल्कुल हम भी इन गैप को फिलअप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और डेफिनेटली इंडिया इज रनिंग, इंडिया इज देयर ऑन इट्स स्पीड एंड इट विल डेफिनेटली कैच अप विद अदर कंट्रीज।